बहुत समय पहले की बात है। लडियार नाम के गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। अभी 1 वर्ष पहले ही उसका विवाह मौली के साथ हुआ था। उसकी पत्नी मौली बहुत ही सुंदर थी। मौली का गेहुआ रंग, हिरनी सी आंखें और गालों पर लाली उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे। उसकी सुंदरता को देखकर तो सारे गांव वाले हैरान होते थे कि गरीब के घर में ऐसी अप्सरा जैसी पत्नी कैसे व्याकर आ गई। जब मौली अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकलती थी तो गांव में ऐसे बहुत से युवक थे जो उसकी सुंदरता पर मरते थे और उसके घर से बाहर निकलने की राह देखा करते थे। लेकिन मौली किसी युवक से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। हर कोई जवान उसे देखकर अपनी छाती पर हाथ रखता और आहें भरता, मगर मौली नजर नीची करके अपनी राह पर चली जाती थी। एक दिन मौली सिर झुकाकर घास काटने के लिए खेतों को जा रही थी तो उसका गुलाबी बदन सूरज की सुनहरी किरणों का स्पर्श पाकर कुंदन की तरह दमक उठा। तभी अचानक सामने से गांव का एक जमींदार सूरज सिंह उसे आता हुआ दिखाई दिया। मौली ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर सूरज सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मौली, तुझे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। मौली ने इतना सुना तो उसका फूलों सा चेहरा आग की तरह धधक उठा। वे जमींदार से जरा भी नहीं डरी और ना ही झिझकी। उसने अपनी टोकरी जमीन पर गिरा दी और कहने लगी, छोड़ दे मेरा हाथ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। सूरज सिंह ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गरीब औरत में ऐसा स्वाभिमान भी होता है। आज मौली के तेवर देखकर उसके छक्के छूट गए। सूरज सिंह ने शर्मिंदा होकर उसका हाथ छोड़ दिया और मौली तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर आगे पहुंची तो भय और बेबसी को अनुभव करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वे इतनी गरीब नहीं होती तो किसी की इतनी हिम्मत होती कि उसका हाथ पकड़े और उसका इस तरह से अपमान करे। फिर रोती रही और घास काटती रही। दोपहर को मौली ने घास का गट्ठर लाकर जब आंगन में पटका तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। हरिया ने उसको देखकर पूछा, क्या हुआ मौली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मगर मौली ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। हरिया ने फिर उसके करीब आकर पूछा, बताती क्यों नहीं हो? क्या अम्मा ने डांटा है? मौली ने टाल मटोल किया और कहा, मैं ठीक हूँ। उसे डर था कि अगर उसने पति को सच बता दिया तो वे सूरज सिंह के खून का प्यासा हो जाएगा। वह अपने पति के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। अगले दिन मौली घास लेने के लिए नहीं गई। सास ने पूछा, आज तू घास काटने क्यों नहीं जा रही है? गांव की सारी औरतें तो घास काटने चली गई हैं। मौली ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली घास लेने नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे शेर उठा ले जाएगा? ना तू गांव की औरतों के साथ जाएगी और ना ही अकेले जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे घास काट कर लाने में तकलीफ होती है? मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू घास काटने नहीं जाएगी तो मेरे घर में रानी बनकर तेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। किसी को चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो मैं तेरी सुंदरता का क्या करूं? उठ जा और घास लेने चली जा। घर के बाहर पेड़ की छाया में उसका पति हरिया खड़ा था और वह अपने घोड़े की सफाई कर रहा था। उसने मौली को रोनी सूरत बनाए हुए जाते हुए देखा, पर वह कुछ बोल नहीं सका। उसका बस चलता तो मौली को दिल में बिठा लेता, आंखों में छुपा लेता, पर घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। अगर वे घोड़े को घास खरीदकर खिलाएगा तो रोज के 12 आने बन जाएंगे, मगर वह तो दिन में मुश्किल से 1.5 या 2 रुपए ही कमा पाता था। वह भी उसे कभी मिलते थे तो कभी नहीं मिलते थे।
जब से ये मोटर गाड़ियाँ चलने लगी थी तब से कोई घोड़ा गाड़ी को पूछता ही नहीं था। महाजन से 50 रुपए उधार लेकर घोड़ा गाड़ी खरीदी थी, मगर मोटर गाड़ियों के आगे घोड़ा गाड़ी को पूछता ही कौन है। महाजन के पास तो ब्याज भी नहीं पहुंचा था, कीमत का तो कहना ही क्या। हरिया ऊपरी मन से बोला, मौली आज तुम्हारा घास लाने को मन नहीं है तो रहने दे, देखी जाएगी। ये बात सुनकर मौली निहाल हो गई और कहने लगी, तो फिर हमारा घोड़ा क्या खाएगा? और वे घास काटने चल पड़ी। जब मौली घास लाने गई तो उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेंढों से होती हुई चल पड़ी। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर देखती हुई खेतों से जा रही थी। दोनों तरफ गेहूं के खेत थे। जरा सी भी खड़खड़ होती तो उसका जी सन्न रह जाता, कहीं कोई खेत में तो ना छिपा बैठा हो। मगर कोई बात नहीं हुई। गेहूं के खेत निकल गए। आगे खेतों की मेंढों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मौली का मन ललचाया कि यहाँ आधे घंटे में जितनी घास काट कर लूंगी उतना तो सूखे मैदान में दोपहर तक भी नहीं काट पाऊंगी। यहाँ वैसे भी मुझे कौन देख रहा है, अगर कोई चिल्लाएगा तो उठकर चली जाऊंगी। मौली वहीं बैठकर घास काटने लग गई और 1 घंटे में उसका बड़ा सा टोकरा आधे से ज्यादा घास से भर गया। वे अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे सूरज सिंह के वहाँ आने की खबर भी नहीं हुई। अचानक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो देखा सामने सूरज सिंह खड़ा था। उसे देखकर मौली का सीना धक से रह गया। जी में आया कि भाग जाऊं और घास से भरी टोकरी को यहीं पलट दूं और खाली टोकरी को लेकर चली जाऊं। पर सूरज सिंह ने कई गज की दूरी पर ही रुककर कहा, डर मत मौली, भगवान जानता है तुझे कुछ नहीं करूँगा। तुझे जितनी घास चाहिए ले ले, ये मेरा ही खेत है। यह सुनकर मौली के हाथ शून्य हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही नहीं आ रही थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाए। जमीन मौली की आंखों के सामने तैरने लगी। तब सूरज सिंह ने मौली को आश्वासन देते हुए कहा, मौली तू घास क्यों नहीं काट रही है? मैं तुझे कुछ थोड़े कह रहा हूँ। तू रोज यहाँ चली आया कर और जितना चाहे उतना घास काट कर ले जाया कर। मौली आश्चर्यचकित सी बैठी रही। सूरज सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा, मौली तू मुझसे इतना क्यों डरती है? तू क्या सोचती है कि मैं आज भी तुझे परेशान करने आया हूँ? भगवान जानता है कि मैंने कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था, बल्कि तुझे देखकर अपने आप ही मेरे हाथ आगे बढ़ गए थे। मुझे कुछ सुध ही नहीं रही थी। तेरे जाने के बाद मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। मन कर रहा था कि अपने हाथ ही काट लूं। कभी जी में आ रहा था कि जहर खा लूं। तब से ही तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई और मैं सारा गांव छानता हुआ यहाँ आया हूँ। जो सजा तेरे जी में आए वे मुझे दे दे। मेरा सर भी काट ले तो भी गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं बदतमीज था, लुच्चा था, लेकिन जब से मैंने तुझे देखा है मेरे मन से सारे खोट मिट गए हैं। अब तो यही जी में आता है कि मैं तेरा कुत्ता होता तो तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। मौली चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर सर नीचे करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? सूरज सिंह और पास आया और बोला, मैं बस तेरी दया चाहता हूँ। मौली ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। कठोर शब्दों में कहने लगी, तुझे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा। तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? सूरज सिंह ने धीरे से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है? खिलवाड़ है। मौली के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वे बोली,
फिर भी मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह की बातें करे तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार नहीं हो जाते? बोलो, क्या समझते हो कि हरिया गरीब है तो उसके शरीर में खून नहीं है? उसे लज्जा नहीं आती? क्या उसे अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है? मेरा रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट किनारे मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर औरतें नहीं घुमा करती हैं? मैं तो उनके तलबे के बराबर की भी नहीं हूँ। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं मांगते हो? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर सूरज सिंह, तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते हुए तुम घबरा जाओगे। मुझसे दया मांगते हो और इसलिए मांगते हो क्योंकि मैं एक गरीब आदमी की पत्नी हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी या जरा से लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाऊंगी। कितना सस्ता सौदा है ना जमींदार साहब। सूरज सिंह लज्जित होकर बोला, मौली, यह बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। मैं अमीरी गरीबी या किसी ऊंच नीच का भेद नहीं मानता। मेरी नजरों में सब आदमी बराबर हैं। मैं तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मौली कहने लगी, इसीलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी ठकुराइन के चरणों में सिर रखो तो मालूम चले कि चरणों में सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। सूरज सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। उस समय उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों की बीमारी से वह उठा हो। मुंह से बात नहीं निकल पा रही थी। मौली इतनी हाजिर जवाबी थी कि जमींदार की बोलती बंद हो गई। मौली फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। वहाँ औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो दूसरी औरतों पर जान देते फिरते हैं। लेन देन बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए मैं ही संसार हूँ। वह किसी दूसरे की औरत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं थोड़ी सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलोटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं गरीब होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला धोखे से दूं। हाँ, वे अपने मन की भी करने लगे। मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो भी मैं उसकी छाती पर मूंग दल लूंगी। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए कानी हो जाऊं तो मेरी ओर देखोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ या सच? सूरज सिंह इनकार नहीं कर सका। मौली ने उसी गर्व भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें भी फूट जाए तब भी मेरा पति हरिया मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठाएगा, बिठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ धोखा करूं? जाओ, अब मुझे कभी नहीं छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सूरज सिंह पर जवानी का नशा था। मौली के शीतल छींट ने उसका नशा उतार दिया। सूरज सिंह की जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। सूरज सिंह उस दिन से बिल्कुल ही बदल गया। पहले गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना पीटना उसकी आदत थी। आसामी लोग उसे थरथर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते। पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू कर दिया। सब दिल में उसे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से सूरज सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शाम का समय था। सूरज सिंह खेत देखने गया तो खेतों में काम चल रहा था, पर इस वक्त 2 मजदूर आम खाने चले गए थे। सूरज सिंह को देखते ही दूसरे 2 मजदूरों के होश उड़ गए। जमींदार ने पूछा, 2 आदमी कहाँ चले गए हैं? तो वे क्या जवाब देते? सबके सब डांट खाएंगे। बेचारे सहमे जा रहे थे।
सूरज सिंह ने फिर पूछा, वे दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर थैले में आम लेकर आते हुए दिखाई दिए। खुश होकर बातें करते चले आ रहे थे। जब उनकी नजर सूरज सिंह पर पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पाँव मनमन भारी हो गए। अब न आते बन रहा था, न जाते बन रहा था। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ेगी, शायद मजदूरी भी कट जाए। उनकी चाल धीमी पड़ने लगी। इतने में सूरज सिंह ने पुकारा, कैसे आम हैं? जरा मुझे भी तो दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों मजदूर और भी सहम उठे। आज जमींदार सूरज सिंह छोड़ेगा नहीं, कैसा मीठा मीठा बोल रहा है। दोनों मजदूर बेचारे और भी सिकुड़ गए। सूरज सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ, पके पके आम मैं भी खाऊंगा। फिर दोनों मजदूरों ने जाकर सब आम सूरज सिंह के आगे रख दिए और पके पके आम छांट कर उसे देने लगे। जब सारे आम खत्म हो गए तो सूरज सिंह चलने लगा। तभी दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान छोड़ दो, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कहीं नहीं जाते। सूरज सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई ही क्या है? मैंने भी तो आप लोगों के साथ बैठकर आम खाए हैं। एक आधे घंटे का ही तो काम रुका है ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में निपटा दोगे, और ना चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम नहीं होगा। यह कहकर सूरज सिंह तो चला गया। चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, अगर मालिक इसी तरह रहें तो काम में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहें। दूसरा कहने लगा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएगा। तीसरा बोला, कई दिन से देखता हूँ इनका मिजाज नरम हो गया है। चौथे मजदूर ने कहा, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। एक दिन सूरज सिंह को किसी काम से कचहरी में जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा घोड़ा गाड़ी में चलता हूँ। एक आदमी के पास हरिया को खबर भिजवा दी कि मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे हरिया ने पुकारा तो सूरज सिंह तैयार बैठा था। झटपट घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। उसने देखा कि हरिया का घोड़ा इतना दुबला हो गया है, गाड़ी की गद्दी इतनी मैली, सारा सामान इतना गंदा कि सूरज सिंह को उस पर बैठते भी शर्म आई। उसने पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है? हरिया, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी नहीं था। आजकल सवारियां कम है क्या? हरिया ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां तो है, मगर मोटर गाड़ियों के सामने घोड़ा गाड़ी को पूछता ही कौन है। कहाँ 2, 2.5 या 3 रुपए की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोच रहा हूँ घोड़ा गाड़ी बेचकर आप लोगों की मजदूरी ही कर लूं, पर कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए ही, ऊपर से घास। जब अपना ही पेट नहीं पलता तो जानवर को कौन पूछे। सूरज सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की तरफ देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? हरिया सिर झुकाकर बोला, मालिक, मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो घोड़ा गाड़ी को कैसे तैसे निकाल दूं, फिर घास काट कर बाजार ले जाया करूँगा। आजकल सास और बहू दोनों घास काटने जाती हैं, तब जाकर 10 आने पैसे नसीब होते हैं। सूरज सिंह ने पूछा, तो तुम्हारी माँ भी बाजार जाती है? हरिया लज्जाते हुए बोला, नहीं मालिक, वे इतनी दूर कहाँ चल सकती हैं। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास लाती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहीं से घड़ी रात गए लौटती है। मालिक, क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। बातों ही बातों में सूरज सिंह कचहरी पहुंच गए और हरिया सवारियों की तलाश में इधर उधर घोड़ा गाड़ी को घुमाता हुआ
शहर की तरफ चला गया। सूरज सिंह ने उसे 5 बजे वापस आने को कह दिया था। कोई 4 बजे सूरज सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला। सूरज सिंह ने पानी पिया, खाना खाया और सोचने लगा कि कोई मोटर गाड़ी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं। कि तभी उसकी नजर एक घास बेचने वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का गट्ठर रखे ग्राहकों से मोल भाव कर रही थी। सूरज सिंह का हृदय उछल पड़ा। अरे यह तो मौली है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवान से मोल भाव कर रही थी। कई कोचवान वहाँ पर जमा थे। कोई उससे दिल लगी कर रहा था, कोई घूर रहा था, कोई हंस रहा था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मौली तुम्हारा घास तो 6 आने का ही है। मौली ने कहा, 6 आने का लेना है तो सामने बहुत सी बैठी हैं, वहीं चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा ही जाओगे। मेरा घास तो 12 आने से कम का नहीं जाएगा। एक अधेड़ उम्र कोचवान ने कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग ले। यह देखकर सूरज सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीट दे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे, जैसे कि आंखों से पानी पी जाएंगे। और मौली भी यहाँ कितनी खुश है, न लज्जा है न झिझक है, और कैसे मुस्कुरा रही है। रसीली आंखों से देख देख कर, सिर पर आंचल खिसका खिसका कर, मुंह तोड़ मरोड़ कर बात कर रही है। ये वही मौली है जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में कोई महाशय ने मौली को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी गाड़ी में जा बैठा। मौली घास का गट्ठर लिए उस गाड़ी के पीछे दौड़ी। गाड़ी में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायादान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मौली को दे दिया। मौली मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो सूरज सिंह नहीं सुन सके। एक ही क्षण में मौली प्रसन्न मन से घर की ओर चली गई। सूरज सिंह की समाधि टूटी। हरिया की घोड़ा गाड़ी उसे सामने से आती हुई दिखाई दी। फिर उसमें बैठ गया। कुछ दूर घोड़ा गाड़ी निकल गई तो सूरज सिंह ने हरिया से पूछा, आज कितने पैसे कमाए? हरिया ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रहा था, कोई सवारी नहीं मिली, ऊपर से मैं 4 आने की बीड़ियां भी पी गया। सूरज सिंह ने कुछ देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे रोज 1 रुपया ले लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो घोड़ा गाड़ी लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हरिया ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आप ही की प्रजा हूँ। जब मर्जी हो आप मुझे बुला लेना, आपसे रुपए लेना ये मैं ना कर सकूँगा। सूरज सिंह ने फिर कहा, नहीं मैं तेरी मजदूरी नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, मगर घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसों की जब जरूरत हो बिना किसी हिचक के मेरे पास मांगने आ जाना। हाँ देखो, मौली से ये बातें भूल कर भी मत कहना। फिर कई दिनों बाद एक शाम मौली और सूरज सिंह की मुलाकात हो गई। सूरज सिंह आसामियों से माल गुजारी वसूल करके घर की ओर जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मौली की बाह पकड़ी थी, मौली की आवाज उसके कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मौली दौड़ी आ रही थी। सूरज सिंह बोला, क्या है मौली, क्यों दौड़ती हो? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। फिर मौली ने हांफते हुए कहा, कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो मैं दौड़ पड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। सूरज सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मौली ने कहा, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते हुए देखा है? सूरज सिंह बोला, हाँ एक दिन देखा था। क्या हरिया ने तुमसे सब कह दिया? मैंने तो उसे कहने से मना किया था।
मौली कहने लगी, वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात नहीं सूझी। तभी अचानक मौली ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। सूरज सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मौली, उस समय न जाने मुझ पर कौन सा भूत सवार था। मौली गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी वहाँ गए की लाश तो निभा रहे हो। गरीब आदमी से जो चाहे कराओ, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मौली ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। सूरज सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मौली, ऐसा तो मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मौली मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और यही रहेगी। फिर वे दोनों अपनी राह चल दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।